हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार सुपर टेट, टेट और सीटेट की सम्मिलित प्रिपरेशन करवाई जा रही है। बाल विकास का ये वीडियो नंबर 7 है। अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अल्फ्रेड बीने। जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, कमेंट में बताएं। काफी आसान सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं। नए लोगों के साथ सामंजस्य बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, सामाजिकता और मित्रता पूर्वक जो व्यवहार है उससे भरपूर रहते हैं। तो सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के जो व्यक्ति हैं उनकी विशेषता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह है जिसे, चार ऑप्शन है, नजर डालें। पहला ऑप्शन सही होगा, ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। तो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सबसे अतिमानव वो कहलाएगा जो ज्यादातर लोगों द्वारा चयनित किया जाएगा। दोस्तों, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 1910 में, 1910 में। देखिए, 1910 ईस्वी में जुंग के व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भौतिक अंतर, फिजिकल डिफरेंस इसको कहते हैं। लंबाई हो गया, भार हो गया, त्वचा का रंग हो गया, कॉम्प्लेक्शन हो गया, कोई व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है, ब्लैक है, कोई कुछ भी है, कोई कार्ल हूपर है, कोई यहाँ पर कह लें कि विराट कोहली है। तो ये अपना अपना है। तो आंखों और बालों के रंग में ये सभी फिजिकल डिफरेंस हैं, भावनात्मक, इमोशनल और मेंटल इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगला है, इनमें से किससे घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? किस घटक के प्रभाव से जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो उत्पन्न नहीं होगी? तो इसका सही जवाब छठे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परिवार का पेशा। देखिए, परिवार का पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है, ये मायने नहीं रखता है। शैक्षिक पिछड़ापन इससे थोड़ी ना आएगा। देखिए, शैक्षिक पिछड़ापन सामाजिक आर्थिक स्थिति, भावनात्मक वातावरण हो गया, स्कूल का वातावरण, इन सब से आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी, त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पिछड़ा बालक। देखिए, समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से हम जिस किसी छात्र की तुलना करेंगे तो एक स्पष्ट अगर शैक्षिक कमी दिखाई दी, ठीक है, तो समान आयु वर्ग का है, कक्षा 3 का बच्चा है, लगभग उसकी एज होगी 9 ईयर। 9 ईयर के कई सारे बच्चों का पैरामीटर हम लेते हैं, तो उनमें से जो मतलब नहीं कर पाएगा, शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर हो, पिछड़ा बालक होगा। अपवादी बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड नहीं कहोगे उसको, इंटेलिजेंट बॉय भी नहीं कहोगे उसको, बैकवर्ड बॉय कहोगे, पिछड़ा बालक। किसने यह कहा है कि सृजनशील जो मानव है मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये कथन है स्किनर महोदय का। स्किनर के बहुत सारे स्टेटमेंट आपके नज़रों से गुजरेंगे, इन सभी को रट डालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है? तो इंडियन पीनल कोर्ट इसको कहते हैं, भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो जो प्रारंभिक विकास है ना दोस्तों,
तो ये माता पिता पर निर्भर करेगा, उसके पेरेंट्स पर। प्रारंभिक विकास की बात करें तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? तो इसको हम विभेद डिफरेंशिएट अप्रोच के तहत लेंगे। सामान्यतः यही देखा गया कि बच्चे थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न जरूर होते हैं और ये विभेद आनुवंशिकीय नियम के तहत विश्लेषित किया जाएगा। दोस्तों, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में कौन एक कारगर उपाय है? तो कारगर उपाय है प्रशंसा करिए। किसी जिज्ञासु छात्र को आपको प्रेरित करना है तो एक कारगर उपाय है, सजा दोगे, आलोचना करोगे, कभी नहीं पास आएगा। प्रशंसा करो, अप्रिशिएट करो उसको, तो खुद ही उसके अंदर का बालक जगेगा, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और बढ़ेगी, उसको क्या है और उसको पर लखेंगे, पंख लगेंगे। ठीक है, तो एप्रिसिएशन, किसी भी व्यक्ति की कितनी भी प्रशंसा कर दीजिए उसको अतिशयोक्ति नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चे की प्रशंसा, कि वह स्वयं को डॉन समझने लगे। अगला क्वेश्चन है, खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो खेलकूद के जरिए कुछ नहीं, परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग, सामंजस्य, सामाजिक गुण, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनकी संतानें सदैव पढ़ाई में आगे होंगी। एकदम से गोच अगर किसी के माता पिता हैं तो उनकी संतानें भी बढ़िया होती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है, हेरिडिटरी जो एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑफेनली देखा जाता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान ही होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या कुछ होता है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं क्या है? तो इसका सही जवाब है उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। दोस्तों, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या करेगा? हर बच्चा एक मूल यानी कि पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ता है, लगभग कितना? इसका सही जवाब होगा 18वें का 2 से 10 तक, 2 से 10% तक। 2 से 3 वर्ष की बच्चे की आयु के मध्य एक बच्चे का जो भाषाई विकास दर है 2 to 10% है। दोस्तों, मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र अवस्था, तीव्र गति किस में होती है? विकास की तीव्र अवस्था किशोरावस्था, एडोलसेंस इसको बोलते हैं, एडोलसेंस में। दोस्तों, सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास कैसा होता है? तो पांव से सिर की ओर, यह है सिफेलोकॉडिकल। क्या ऐसा है? नहीं, सिर से पांव की ओर, सिफेलोकॉडिकल, ये इसका सही। अक्सर पांव से सिर लोग कर देते हैं, गलत हो जाता है। सिर से पांव, बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका सर ही निकलता है, इससे आप लोग याद रखें। तो सिफेलोकॉडिकल, और जिसका पांव पहले निकल आया तो कहे कि बच्चा उल्टा पैदा हुआ है। ठीक है, तो सिफेलोकॉडिकल का मतलब सिर से पैर की ओर। दोस्तों, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? इसको इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, शैशवावस्था, शिशु अवस्था। ठीक है, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। शैशवावस्था वो होती है 0 to 5 ईयर्स की स्टेज, लेकिन गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि पूछा है। आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कर दोगे, इसी वजह से मैंने भी किया है, लेकिन सही होगा प्रसव पूर्व काल, क्योंकि गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की अवधि पूछी गई है।
कंफ्यूज मत होइएगा। शिशु के जन्म के बाद की जो प्रारंभिक अवस्था है वो शैशवावस्था कहलाती है। अगला है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण, जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक और गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है संवेदी मोटर अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किसने किया है? तो हॉर्टमैन रोसा ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? एजी गार्डनर ने कि हावर्ड गार्डनर ने? इसका सही जवाब होगा हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया था। अगला है अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? इसका सही जवाब होगा जीन पियाजे। अगला है थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है व्यवहारिकता का सिद्धांत, ठीक है। अगला है ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करके नियमों से संबंधित भाषा का घटक अवयव कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ध्वनि उच्चारण विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य और आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे स्रावित नहीं किया जाता है, यह स्वनियंत्रित होती है। पीयूष ग्रंथि स्वनियंत्रित होता ही है और इसमें पूछा है कि कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, तो ये किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं। अगला है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब होगी ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला है एक शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। तीनों विकल्प सही होंगे, इस वजह से उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है विद इन 13 मिनट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सीरीज़ लगातार जारी रहेगी।